Hello guys. Mm, I welcome you all. Guys, तो next जो हम करने वाले हैं that is the equivalence of the clauses and the KP statement. guys, इससे पहले हमने पहले ही डिस्कस किया है KP statement क्या होता है और clauses statement क्या होता है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि how much both the statement are equivalent to each other, ठीक है। और नाउ इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं क्योंकि दोनों जो स्टेटमेंट जो हैं एक जो केपी स्टेटमेंट है जो कि हमें पता है दैट इज रिलेटेड टू दी वो हम किन के लिए यूज करते हैं वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए दैट्स हीट इंजन्स के लिए। और क्लास ए स्टेटमेंट किन के लिए यूज करते हैं दैट इज द वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस लाइक द रेफ्रिजरेटर्स और दी हीट पंप। ठीक, हमारे पास अब ये क्या है कि और दोनों हम जो दोनों डिवाइसेस हैं उनके लिए पहले वैलिडिटी ये है कि they have to work between the two work heat reservoirs, ठीक है। ओके, नाउ फॉर दी अगर हम क्लास स्टेटमेंट की बात करते हैं, हम यहाँ पे जो है दो ही रिजर्वायर रख रहे हैं, ठीक है। एक लोअर टेम्परेचर पे और एक हायर टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर T1 है, लोअर टेम्परेचर T2, ठीक है। हम लोग क्या मान रहे हैं कि जो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है इट टेक्स सम इनपुट एनर्जी, ठीक है, एक्सट्रैक्ट द हीट Q3 एंड रिजेक्ट्स द हीट टू द Q1 to the reservoir that's at higher temperature T1. अब हम ये मान रहे हैं कि जो on the other hand we also have a reversible cycle engine that is a heat engine, ठीक है, it is taking the same amount of heat from the reservoir that is at the temperature T1, ठीक है, and producing some heat that producing some work after rejecting the heat Q2 to the reservoir T2, ठीक है, that is the same. Now अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो रिजर्वायर है ये कलेक्ट कर रहा है Q1 एनर्जी, ठीक है, और ये उसी टेम्परेचर पे वो दे रहा है Q1 एनर्जी किसको, हीट इंजन को। यानी कि जो ये रिजर्वायर यहाँ से ले रहा है, जितनी ये यहाँ से ले रहा है उसी मतलब उसी क्वांटिटी में उसी मैग्नीट्यूड में ये इसे भी दे रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो अगर यहाँ से Q1 जा रहा है और ये पहुंच रहा है कि इधर की ओर, देन वी कैन रिजेक्ट, नाउ लेट अस कैंसल आउट, हम लोग कैंसल आउट कर रहे हैं किसको, इस रिजर्वायर को। और ये हम मान रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लास स्टेटमेंट वैलिड है, ठीक है। कब है वैलिड, ये वी आर कंसीडरिंग द टू रिजर्वायर्स, ठीक है, एंड वी आर प्रोड्यूसिंग द सम वर्क इनपुट, ठीक है, एंड इसी के अकॉर्डिंगली ये हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है उस एनर्जी रिजर्वायर से जो कि एट लोअर टेम्परेचर है, और वो दे रहा है किसको, उस टेम्परेचर उस सोर्स को उस वर्क रिजर्वायर को एनर्जी रिजर्वायर को जो कि हाई टेम्परेचर पे है ना, मूविंग अहेड, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला अब यहाँ पे, तो हमारे पास जो ये दो डिवाइसेस है ये जो ये काम कर रहे हैं ये तो अब हमारे पास सिंगल सोर्स ही है, देखिए एक ही रिजर्वायर पे है, ठीक है। तो मतलब यानी कि प्रोड्यूसिंग द नेटवर्क बाय इंटरैक्टिंग द सिंगल रिजर्वायर दिस इनवैलिडेट्स द केपी स्टेटमेंट, यानी कि व्हेन वी ट्राई टू validate the clause statement this will invalidate the KP statement, ठीक है। So now moving ahead, now let us see कि कार्नोट साइकिल क्या होता है, ठीक है। हमारे पास एक जो ये एक साइकिल है, इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोसेसेस, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोसेस है, we have the process from 1 to 2, then process 2 to 3 and then 3 to 4 and then 4 to 1, ठीक है, चार प्रोसेस हैं। अब यहाँ पे हमने पता है कि जो क्योंकि ये नेट साइक्लिक प्रोसेस है, वी हैव टू कंसीडर इफ यू रिमेंबर दैट द साइक्लिक दैट इज द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डो क्यू इट इज इक्वल टू द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द डो डब्ल्यू, यानी कि डो डब्ल्यू, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स समेशन ऑफ नेट हीट नेट, ठीक है, दैट्स इक्वल टू द समेशन ऑफ द वर्क नेट, क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। और ये भी है कि इसमें जो है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी यू दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है, क्योंकि ये साइकिल है, ठीक है। अब हमारे पास जो है डिफरेंट प्रोसेसेस, अब इसके अंदर कौन 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 से प्रोसेस है वी बेटर नो कि कार्नोट साइकिल में हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपेंशन के दो प्रोसेसेस हैं और कंप्रेशन के दो। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इफ यू सी हियर,
यहाँ पे फ्रॉम 1 to 2 इट्स इन फर्स्ट एक्सपेंशन, मगर कौन सा एक्सपेंशन है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। गाइस, ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन हम लोग ये मान रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, बट द हीट इज सप्लाइड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, यानी कि इट व्हेन इट एक्सपेंड्स, ठीक है, तो इस पे टेम्परेचर कांस्टेंट हम रख रहे हैं, यानी कि हम मान रहे हैं कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी इस समय जो है इस प्रोसेस के दौरान वो कांस्टेंट है, ठीक है, या टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इट मीन इज दैट जो वर्क डन होगी दैट इज यहाँ पे जो हीट सप्लाइड दैट विल बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर द वर्क डन, ठीक है। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंशन है फ्रॉम 3 to 2 to 3, इट इज एट द एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है guys? अब एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान हमें पता है नाइदर द सिस्टम टेक्स द हीट और नॉर इट रिजेक्ट्स द हीट, ठीक है। सो ये कहाँ से एनर्जी लाएगा? ऑब्वियसली इस दौरान अगर ये वर्क डन करेगा भी तो वो इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज, दैट इज इफ यू रिमेंबर आई यूज्ड द वर्ड सेविंग, ठीक है। बैंक में जो इसकी अपनी सेविंग है दैट इज द इंटरनल एनर्जी द सिस्टम इज गोइंग टू यूटिलाइज, और द कार्नोट इंजन जो कार्नोट साइकिल पे काम कर रहा है इट्स गोइंग टू यूज इट्स ओन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दिस एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। अब नाउ व्हेन इट इज compressed obviously its temperature will get increased। अब ये भी है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं आई विल एक्सप्लेन द सेम थिंग इन द रिवर्स। while expansion the temperature decreases, ठीक है, ये तो हमें ही पता है। during the expansion process there is a cooling happens, but ये है कि इस समय जो है when the cooling happens this will tend to decrease its temperature, but when we are supplying the heat that decrease in temperature is maintained by the heat supplied, ठीक है। that is why अगर हम मान रहे हैं during the isothermal process we are saying the heat is supplied, ठीक है। अब on the other hand when we compress it during the compression we are fully aware about this very thing, compression के दौरान जो है प्रेशर बढ़ता है और इस दौरान टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बट क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है सो वी हैव द सिस्टम हैज टू रिजेक्ट सम सॉर्ट ऑफ हीट और उस हीट रिजेक्शन की वजह से जो है अगेन द टेम्परेचर विल स्टे कांस्टेंट, ठीक है गाइस। नाउ अगेन मूविंग अहेड, अब जब एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन में अगेन द टेम्परेचर विल ट्राई टू क्या कहते हैं इंक्रीज, ठीक है, यहाँ पे फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बट okay, sorry. Now moving ahead, I'm saying कि from 4 to 1 there is a adiabatic compression. अब adiabatic compression के दौरान no neither the heat is rejected or nor the heat is taken. Still there will be there will be the increase in internal energy, ठीक है, or the work done if it happens it will be the under the work adiabatic work done, ठीक है। So now there will be some net work done। नेट वर्क डन हमें कैसे मिलता है? इट इज द एरिया एनक्लोज्ड इन द कर्व, ठीक है, वो हमें या पीवी ग्राफ जो ये है पीवी ग्राफ उसके द्वारा। नाउ मूविंग अहेड, if you draw a line diagram of the heat engine, ठीक है, for the Carnot engine diagram there are the two reservoirs T1 and T2, ठीक है, और यहाँ पे ये है heat is supplied at the temperature T1 and heat is rejected at temperature T2, ठीक है guys। so now टू रिजर्वायर्स हैं तो मतलब केपी स्टेटमेंट वैलिड है। अब ये भी है कि जो हीट सप्लाइड है दैट इज ग्रेटर देन दी डब्ल्यू, इट मींस सम हीट इज रिजेक्टेड, ठीक है। सो मतलब ये नहीं कि ये भी करेक्ट है, ठीक है, दिस इज पॉसिबल। बट देखो यहाँ पे जो है कार्नोट साइकिल जो है ये केपी स्टेटमेंट तो वैलिड है, मतलब ये ओबे करता है केपी स्टेटमेंट को, ये पॉसिबल है, ठीक है गाइस। बट the same thing we have to consider that this is an impractical type of the cycle। क्यों? why it is because of the two processes। एक तो ये है कि first is an adiabatic isothermal process and the second is a adiabatic process। guys we have to consider that कि जो isothermal process होती है वो slow होती है,
और जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है वो फास्ट होती है। बट फॉर द रिवर्सिबल इट हैज टू बी स्लो। अगर अब देखिए आइसोथर्मल तो पहले से ही स्लो है, ठीक है, बिकॉज इट्स एन आइसोथर्मल इज यूजुअली व्हेन प्रोसेस ये मान लेना चाहिए व्हेन वी आर डूइंग सम एडियाबैटिक वर्क इट्स अ फास्ट वर्क, ठीक है। बट यहाँ पे भी एक कंडीशन है, when we are considering the reversible adiabatic it has to be again slow, ठीक है, reversible because in the reversible process the changes has to be brought the slow change, ठीक है, we cannot bring the large change. If it is fast then it cannot attain the it cannot be the cyclic process, ठीक है। अब ये भी इसका भी ध्यान में रखना होता है, when we undergo the cyclic only then we will be able to see that the net heat summation is going to be equal to the work summation, ठीक है कि नहीं। ना मूविंग अहेड, तो हम यहाँ पे कार्नोट इंजन में क्या प्रॉब्लम है, पहले तो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो तो स्लो ही है। अब हमारे पास दो एडियाबैटिक प्रोसेसेस थी इसमें, बट ये भी वो फास्ट हम कह सकते थे, लेकिन अगेन दैट हैज टू बी द रिवर्सिबल, सो इट बिकम्स द स्लो, ठीक है। सो वी हैव एक्चुअली द स्लो एडियाबैटिक का स्लो टाइप, ठीक है, एंड आइसोथर्मल भी स्लो। व्हेन an cycle is there, when an engine is working on a cycle that in which the processes are happening slow, ठीक है, this slow working processes makes it practically difficult, ठीक है, makes it practical। so अगर हम देखेंगे ये भी है कि नाउ कमिंग बैक टू द थिंग ऑफ द एक्सपेंशन ये एफिशिएंसी, ये भी है, इट इज efficiency is not 100% but it is its efficiency is less than 100%, we have to keep this very thing in the mind। now moving ahead, now there is another term that is called as the Carnot theorem, ठीक है, Carnot theorem, ठीक है गाइस। तो एक तो आप यहाँ पे दो पॉइंट्स आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। एडियाबैटिक इम्प्रैक्टिकल क्यों है, क्योंकि ये इट वर्क्स ऑन द साइकिल दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोसेसेस दैट आर स्लो प्रोसेसेस, ठीक है, ठीक। और दूसरा ये कि इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, ठीक है गाइस। मूविंग है, अब इससे पहले भी मैंने कहा कि एक प्रोसेस की तो हो सकती है, बट फॉर द साइकिल इट्स नॉट पॉसिबल कि एक साइकिल में 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती है। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट term in this is the Carnot theorem, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इन दिस इज Carnot theorem, ओके गाइस। अब हमारे पास क्या है क्या कह रहा है Carnot theorem, क्या है Carnot theorem is different than the Carnot cycle, ठीक है। कह रहा है कि फॉर द डिफरेंट इन द Carnot theorem we actually compare the different engines, ठीक है। फॉर द डिफरेंट engines operating between the same temperature limits no engine has the efficiency greater than the reversible cycle efficiency। अब ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई कार्नोट ने जो थॉरम दी है इट्स इज कि चाहे हमारे पास कोई भी रिवर्सिबल कोई भी इंजन हो, ठीक है, कोई भी इंजन हो, ठीक, दैट इज वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स, ठीक है, यानी कि दो रिजर्वायर्स के दरमियान ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये है कि रिवर्सिबल सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी जो है किसकी होगी, रिवर्सिबल साइकिल की, ठीक है, रिवर्सिबल साइकिल वाले की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होगी। इट मीन्स दैट कि जो एफिशिएंसी होगी, व्हाट आर द नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साइकिल, द साइकिल कैन बी इरिवर्सिबल एंड द साइकिल कैन बी रिवर्सिबल, वन मोर थिंग, ठीक है। अगर हम इफ वी गो बैक हियर, अब मैंने ये यहाँ पे कहा कि जो कार्नोट साइकिल है इसमें दो प्रोसेसेस हैं, एक तो isothermal process and another is adiabatic process. Now the adiabatic process can be the slow process as well as the fast process. Usually it is the fast process, but when we are working for the on the reversible process, ठीक है, when we are considering the reversible thing, then adiabatic process has to be the slow. अब यहाँ पे ये बात है, why we are not working on the fast processes या irreversible processes, ये भी है कि when we are working on the irreversible process it will be the totally inefficiency, यानी कि inefficient, यानी कि जो irreversible processes के अगर कोई साइकिल होगा that is working on the irreversible cycle,
ठीक है, उसमें उसकी एफिशिएंसी जो है काफी कम होगी, क्योंकि हमारा जो एम ही होता है, वी हैव टू वर्क ऑन दी we have to look after the efficiency as well while we convert the low grade energy into the high grade work, ठीक है। so keeping this very thing in mind, हमारे पास अब कार्नर ने जो बात कही कि भाई प्रैक्टिक मेरा मेरा साइकिल, उसने कहा कि मेरा साइकिल जो है दैट इज दैट्स नॉट प्रैक्टिकल, आई एग्री, बट ये भी है कि अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं भाई, कि मेरा जो रिवर्सिबल साइकिल है उससे ज्यादा एफिशिएंसी किसी की नहीं होती। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि जो कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी बीइंग रिवर्सिबल ये सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अगर कार्नोट साइकिल का मान लीजिए, अगर मैं इसी का इरिवर्सिबल साइकिल लाता, ठीक है, रिवर्सिबल साइकिल लगता, उसकी एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल से कम होती, ठीक है। अगर अगर ये भी है, if you are considering any other cycle, if you are considering an engine working on any other cycle but that is irreversible, on the other hand you have a cycle, you have an engine that's working on the reversible cycle, so we have to consider that कि जो रिवर्सिबल की जो एफिशिएंसी होगी वो हाईएस्ट होगी, ठीक है, वो हाईएस्ट होगी देन द इरिवर्सिबल। ओके गाइस, तो यही है कार्नोट साइकिल, कार्नोट थॉर्म ने ये कहा कि भाई अगर आपके पास दो इंजन हैं, एक रिवर्सिबल है एक इरिवर्सिबल है, याद रख, और दोनों वर्क करते हैं अंडर द सेम टेम्परेचर लिमिट्स, यानी कि दो रिजर्वायर्स के बीच में वो काम कर रहे हैं, एक और दैट टू एट द सेम टेम्परेचर्स, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो रिवर्सिबल वाला इंजन है उसकी एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होगी, उससे ज्यादा तो किसी की नहीं होगी, यानी कि रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल वाले की कम होगी। ओके, तो हम कहते हैं कि नाउ लेट अस सी हाउ इट इज, ठीक है। हम मानते हैं कि यहाँ पे where actually this is the Carnot theorem I explained with this very thing. Now let us assume that अगर ये प्रूफ है इन द रिवर्स वे में, हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि कॉर्नर थ्योरम को कैसे ये प्रूव हम करते हैं। फर्स्ट, क्योंकि कॉर्नर थ्योरम में हम मानते हैं कि रिवर्सिबल की एफिशिएंसी ज्यादा है देन द इरिवर्सिबल। नाउ लेट अस से कि इसको प्रूव करने के लिए हाउ लेट अस अज्यूम कि चलो मान लेते हैं कि अगर अगर मान लीजिए कि रिवर्सिबल की एफिशिएंसी ज्यादा नहीं है, इसका मतलब है इरिवर्सिबल की ज्यादा है, ठीक है। दैट शुड बी करेक्ट, दैट शुड ओबे द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको जो है सम अदर वे में इसको प्रूव करते हैं। लेट अस से हम लोग पहले अज्यूम करते हैं कि चलो हम मान लेते हैं कि इरिवर्सिबल की ही एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा है, जबकि जबकि कार्नोट के अकॉर्डिंगली रिवर्सिबल की ज्यादा है, किसे, इससे। तो हम मान लेंगे, तो हम क्या क्या लोग मान सकते हैं इसमें। नाउ हियर कंसीडरिंग दिस वेरी थिंग, दिस एन इरिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है, दिस एन रिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक। और अगर 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 इरिवर्सिबल वाले की एफिशिएंसी हम माने, दैट इज एफिशिएंसी इज इक्वल टू द वर्क डन डिवाइडेड बाय द हीट सप्लाइड, हीट इनपुट, दैट्स द Q1, ठीक है। तो और इसकी जो होगी दैट विल बी अगेन, लेट अस से कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाले की जो है W2 वर्क डन, क्योंकि दोनों देंगे ना डिफरेंट वर्क। नाउ ये दे रहा है W2 और ये दे रहा है W1, ठीक है। और दोनों बट ये भी यू हैव टू कंसिडर दिस वेरी थिंग कि दोनों जो है टेम्परेचर सेम टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है। अब दोनों की एफिशिएंसी डिफरेंट है, सो इसका मतलब है कि जो हीट रिजेक्शन विल बी डिफरेंट, because of this only then we will see that कि जो work done है that will be the difference, so we can say that W1 इसकी efficiency होगी W1 divided by Q1 और इसकी होगी W2 divided by Q1, Q1 will cancel out, हम कह सकते हैं कि जो work done पहला वाला का जो है उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा कर रहा है, यानी कि irreversible ज्यादा काम दे रहा है देन दी ये रिवर्सिबल से। होगा कि नहीं, यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि वर्क irreversible is greater than the, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास जो वर्क डन है W1 है दैट इज 150 किलो जूल एंड दे W2 जो है वो 100, दैट मीन्स दैट इफ वी कंसिडर दैट कि ये नेटवर्क है, अगर मान लेते हैं हम नेटवर्क आउटपुट क्या मिलेगा, दैट इज W1 माइनस W2 दैट इज 50 जूल्स ऑफ
ये मान लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ओके, यहाँ पे जस्ट मेक एन स्मॉल चेंज ओके. We have to consider this as a reversible either heat work absorbing device. ठीक है, ओके. नाउ हियर इट इज एन वर्क रिजेक्टिंग डिवाइस. ठीक. अब मैं मान रहा हूं कि यहाँ से जो हीट निकल रही है, वर्क आउटपुट निकल रहा है ज्यादा, और यहाँ से जो ये हीट वर्क ले रहा है, वर्क एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कम ले रहा है. इट मीन्स दैट W1 इज ग्रेटर देन द W2, जो कि हम एजम्पशन मान रहे हैं. तो हम मान रहे हैं कि जो नेट हीट जो है, यानी कि जो नेटवर्क आउटपुट है, मान लीजिए यहाँ से 150 किलो जूल प्रोड्यूस हो गई, बट उन 150 में से दो सौ सॉरी एक हंड्रेड जो है हमने कंज्यूम किया इस वाले रिवर्सिबल साइकिल पे. सो हम कह सकते हैं कि हमारी जो वर्क आउटपुट मिली वो मिली 50 किलो जूल पे. इसका मतलब है दो डिवाइसेस हमारे पास हैं, ठीक है, जो कि नेट वर्क प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है. बट ये कंडीशन है कि क्या कंडीशन है, सॉरी, ये यहाँ पे मैं आई वुड लाइक टू मॉडिफाई इट. यहाँ पे जो मैंने इसको प्रूव किया है, पहले हम लोग जो हैं इसको रिवर्स करते हैं, ठीक है. वी आर एक्चुअली कंसिडरिंग, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. ये नेक्स्ट डायग्राम है. अब यहाँ पे, अब देखिए, पहले आई विल अगेन मेक इट एक्सप्लेन. हमने दो रिवर्स, पहले में हमने रिवर्सिबल स्टेटमेंट लिया, ठीक है, और अगेन देन, ठीक है, ओके ओके गॉट इट. मैंने लिखा ये है कि एक रिवर्सिबल है, एक इरिवर्सिबल है, दोनों है हीट इंजन, दोनों है हीट वर्क प्रोड्यूसिंग. तो हम मान रहे हैं कि जो यहाँ से जो है, यहाँ से भी वर्क आउटपुट दे रहा है और ये भी आउटपुट दे रहा है, ठीक है. अब इसके एग्जम्पशन के हिसाब से जो है वर्क आउटपुट इरिवर्सिबल की ज्यादा होगी देन द रिवर्सिबल, ठीक है. नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो जो रिवर्सिबल हैं, इसको इसकी डायरेक्शन को हम इसको हम हीट वी रिवर्स इट, ठीक है, वी कंसिडर इट एज ए हीट रिजेक्टिंग, ठीक है. now when we reverse its cycle, ठीक है, when we make it an heat absorbing device, and it is again extracting the same heat in the reverse direction from the T2, but giving the same heat to the higher temperature, to the higher heat source, that is the T1, that's at the temperature T1. और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं इससे पहले कि जब ये टेम्परेचर वापस दे रहा है, ठीक है, ये हीट वापस दे रहा है Q1, ठीक. तो उससे क्या होगा कि गाइज जो ये Q1 इसको दे रहा है और ये Q1 फिर वापस जाके ये ले रहा है. तो हम लोग इस वाले सोर्स को हम लोग एलिमिनेट ही कर रहे हैं, बाईपास ही कर रहे हैं, ठीक. तो मतलब ये कि Q1 डायरेक्टली रिवर्सिबल से होके जा रहा है Q2 से, ठीक. तो उस वजह से क्या मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से फिर एक्स्ट्रा वर्क मिल रहा है हमें. guys, by the time we are actually giving रिवर्सिबल जो हीट इंजन है, हीट इंजन हीट एब्जॉर्बिंग डिवाइस जो है, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस जो है, ये वही हीट इसको दे रहा, और द इरिवर्सिबल इज प्रोड्यूसिंग द मोर वर्क, है कि नहीं. बट एट द सेम टाइम व्हाट आई एम सेइंग, दिस द कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट इज वायलेटेड, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क जनरेट होती है. हाँ, दिस इज ओनली वैलिड जब W2 जो है वो ज्यादा होगा देन W1 से. इट मीन इज दैट हेंस वी कैन से दैट जो वर्क रिवर्सिबल है दैट विल बी irreversible से ज्यादा होगी. That's only possible. This way we can prove that ये जो कार्नोट थ्योरम की कार्नोट ने जो बात बताई कि रिवर्सिबल जो है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है. आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक. तो मैं क्या कह रहा हूँ सिंपल वे में, दिस प्रूफ हियर बट इट इज इन द डिफरेंट वे में. इसका जो ये प्रूफ है इसका कोई इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है. तो हम लोग पहले एज्यूम कर रहे हैं कि ये रिवर्सिबल ही वर्क डन ज्यादा है, बट
while we do it and then we हम लोग क्या करते हैं जो रिवर्सिबल साइकिल है इसकी डायरेक्शन हम रिवर्स करते हैं and we make it as an work absorbing device. ठीक है guys, when we reverse it तब हमने और उसी हीट को जो है हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं टू द हायर टेम्परेचर. ठीक है, बट एट दैट टाइम जो रिजर्वायर है एट द हायर टेम्परेचर वी हैव टू बाईपास देम. क्या, क्योंकि क्योंकि जो Q1 वो ले रहा है वही Q1 फिर ये वापस दे रहा है. ठीक है, टू द इरिवर्सिबल प्रोसेस और वो इरिवर्सिबल इंजन जो है फिर उसी Q1 पे कुछ वर्क प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज ग्रेटर देन द W2. ठीक है, दैट इज टोटली इम्पॉसिबल. ठीक, एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि जो है एक जो W1 है वो बड़ा नहीं हो सकता है W2 से. ठीक है, वी कैन ओनली प्रोड्यूस द वर्क हियर विद सम लॉसेस. ठीक है, यहाँ से जो वर्क W1 होगा that has to be the less than the W2. ठीक, so based on this statement we can say that irreversible work done will be less than the reversible one. ठीक, so हम कह सकते हैं जो efficiency भी होगी वो ज्यादा होगी than the रिवर्सिबल की ज्यादा होगी efficiency than the irreversible one. तो यहाँ पे अब एक और चीज यहाँ पे 100% एफिशिएंसी की बात हो रही है. रिवर्सिबल एफिशिएंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्यूल. ये एक और बात. अब यहाँ पे ये है नाउ here is the point. What is the point is that you have the different types of the engines, number of the engines, but all the type of the engines are reversible. ठीक है, you have the engine 1, you have engine 2 and engine 3, all are reversible. ठीक, but they are working under the same temperature limits. ठीक है, so हम क्या कह सकते हैं कि they are working under the same temperature limits. ठीक, irrespective of what type of the engine is that, irrespective of the what type of the fuel they are using. ठीक, so it does not depend upon the fuel. ठीक, इन सब की efficiency सेम ही होगी. ठीक है, एक तो ये भी ये पॉइंट है. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट आई मेंशनड हियर कि जो एक तो कार्नोट ने ये कहा कि भाई रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी से हमेशा ज्यादा होती है. यानी कि जो इरिवर्सिबल इंजन होता है वो इनएफिशिएंट होता है. सिंपल बात. ठीक, दूसरा ये भी है कि नाउ व्हेन यू हैव द नंबर ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन. ठीक है, ओके, तो हम क्या अब आपको ये कहना है कि इसमें से डिफरेंट इरिवर्सिबल इंजन्स वी हैव सॉरी रिवर्सिबल इंजन्स वी हैव E1 E2 and E3. When you have the number of the now you are asked to find out which engine has what is the engine that has a higher efficiency. But यहाँ पे ये कंडीशन है कि they are working under the same temperature limits. यहाँ पे अगेन क्योंकि इससे पहले भी जब हमने कार्नोट थ्योरम को कहा कि यहाँ पे कंडीशन ये है कि सेम टेम्परेचर लिमिट्स व्हेन यू आर कंपेयरिंग द रिवर्सिबल एंड द इरिवर्सिबल. ठीक है, और दोनों का जो टेम्परेचर लिमिट है वो सेम ही था. ठीक है, अब यहाँ पे यू आर कंसिडर कंपेयरिंग द डिफरेंट रिवर्सिबल इंजन्स और जितने भी चाहे इनफिनाइट नंबर ऑफ द रिवर्सिबल इंजन्स यू हैव. ठीक है, एंड बट यहाँ पे ये पॉइंट है कि दे आर अगेन वर्किंग अंडर द सेम टेम्परेचर limits. So what it is, so their efficiency will be always equal whatsoever will be the heat engine. ठीक है, whatsoever type of the fuel they are using, their temperature their efficiency thermal efficiency has to be the same. क्यों? क्योंकि उनका जो temperature limit है वो same है. नमोइंग है. So अगर हम यहाँ पे देखेंगे thermodynamic time temperature scale के basis पे, now considering this very thing, here you have an reversible heat engine 1. ठीक है, and there is another heat engine 2. ये भी एक point है इसमें, it's a very important point here. ठीक है, अब T1 और T2 के दरमियान जो यहाँ पे जो E1 है that is working on between the temperature limits, that's the T1 and T2. It is producing the work W1. From T2 to T3 another engine reversible cycle. ठीक है, then it is the producing the work W2. ठीक, now we have the another engine that is the working between reversible engine working between temperature limits T1 and T3 and producing the work W3. ठीक है guys,
So if you have to compare the efficiency of the two, ठीक, पहले वाले की एफिशिएंसी होगी W1 डिवाइड बाई Q1, यहाँ पे W1 डिवाइडेड बाई Q1 ये, ठीक है। देन दूसरे की एफिशिएंसी होगी W2 डिवाइड बाई Q2, ठीक है। और तीसरे की जो एफिशिएंसी होगी W3 डिवाइडेड बाई Q1, ठीक है। नाउ ऑन कंपेयरिंग, अगर आप यहाँ पे देखोगे अगेन जो एफिशिएंसी होगी पहले की, ठीक है, एफिशिएंसी दैट विल बी द फंक्शन ऑफ द एफिशिएंसी इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर T1 एंड T2, ठीक है, ओके। देन अगेन आई कैन मेंशन इट हियर 1 माइनस Q, ये Q2 डिवाइड बाय Q1 इज अ फंक्शन ऑफ T1। if I take the 1 को इस साइड से लेके जाओ और रेसिप्रोकेट करो इसको, then it will be again the function here, if I mention here it is actually equal to the 1, इसको इस साइड लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, ठीक है। तो ये बनेगा 1 माइनस f फंक्शन ऑफ T1 कामा T2, ठीक है गाइस, दैट इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय Q1, ठीक है, ओके। नाउ मूविंग अहेड, क्या हम लिख सकते हैं इसको, इफ वी टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस देन इट बिकम्स द Q1 डिवाइडेड बाय Q2 that is equal to 1 divided by 1 minus function of T1 T2, ओके गाइस। सो हमारे पास ये बन गई, हमारे ये भी एक फंक्शन है, वी कैन डिनोट दिस बाय द फंक्शन ऑफ द फाई। मूविंग अहेड, सो हमें क्या मिला, दैट इज दी Q1 by Q2 जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ फाई T1 T2, ओके। सिमिलरली इसी तरह Q2 by Q3 जो है वो दैट इज द फंक्शन ऑफ T2 और T3 के की फंक्शन है, एंड अगेन Q1 by Q3 जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ T1 एंड T3, ठीक है। तो नाउ व्हेन यू कंपेयर द थ्री, इफ यू कंसीडर Q1 by Q2 किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू द Q1 by Q3 होल डिवाइडेड बाय Q2 by Q3, ठीक है। दैट इज अगेन इक्वल टू द फंक्शन ऑफ द T1 कामा T3 एंड phi of the T2 T3, ठीक है। नाउ अगेन, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 by Q2 is equal to the phi of T1 T3 and phi T2 T3, while calculation, क्योंकि ये फंक्शन है और दोनों ये we can cancel out दोनों में जो है T3 T3 है, we can eliminate that, then we can say that Q1 by Q2 is equal to the phi of T1 by T2, ठीक है। बट यहाँ पे ये कंडीशन है, अब ये है कि हमने ये कहा कि Q1 by Q2 है दैट इज इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर, वी कैन राइट इट एज अ phi of T1 by T2, ठीक है, प्रोवाइडेड दिस इज एन होमोजीनियस टाइप ऑफ द इक्वेशन। कैसे वो निकाल सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास है x और xy प्लस y, ठीक है। ये मैं कैसे T3 इसको एलिमिनेट करता हूँ, डिवाइडेड बाय xy माइनस y, ठीक है। तो ये बन गई ना यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हमें है फंक्शन ऑफ x एंड y, यहाँ पे इसको मैं मानता हूँ एक्स वाई, इसको मान लेते हैं यहाँ पे, सॉरी इट्स नॉट x, लेट्स assume that this is z, ये फंक्शन है एंड दिस इज phi ऑफ z, दिस विल, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, एक इक्वेशन है, दैट इज द phi ऑफ xy और phi ऑफ x2 zy, ठीक है, दैट इज इक्वल टू दी phi ऑफ, हमारे पास जो है दैट्स इक्वल टू दी एक्स वाई प्लस ए। अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ y, तो क्या बनेगा यहाँ पे, दैट इज विल बी द x प्लस वाई, x प्लस 1 और y निकलेगा कॉमन, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी मैंने y निकाला कॉमन, ठीक है गाइस। तो मतलब ये मान लीजिए T3 मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे ये बनेगा डिवाइडेड बाय z माइनस 1, बाहर निकला हमें y, और y कैंसिल होगा, दैट्स व्हाई आई कैंसिल आउट T3 और T3 को मैंने कैंसिल किया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे T3 और T3 को कैंसिल
करके हम लोग लिख सकते हैं, फिर ये बनेगा ना यहाँ पे z by y that is equal to the phi of z divided by phi of y या phi of x divided by phi of z। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा t1 by t2। ठीक, अब यहाँ पे जो है सो एक्चुअल में फॉर ए रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, इट्स कॉमन थिंग कि ये सब पे एप्लीकेबल है कि Q1 by Q2 विल बी Q1 by Q2 जो है that will be equal to the phi of T1 divided by T2। okay, phi of T1 divided by phi of T2। ठीक है, यानी कि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T1 एंड फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T2। बट ये भी आपको याद रखना है कि फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, we can eliminate this function, it is simply q1 by q2 is equal to the t1 by t2। that is why number of times we do write कि हम लोग लिख सकते हैं कार्नोट साइकिल, क्योंकि वो रिवर्सिबल साइकिल हैं, उसमें जो प्रोसेसेस हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। that is the efficiency we usually write, that is the q1 minus q2 divided by q1, है कि नहीं? क्योंकि ये एक रिवर्सिबल साइकिल है, इसमें हम लिख सकते हैं Q1 Q2 के बदले में T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ठीक है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि हम लोग यूजुअली ये यूज करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग अवर डिग्री in case of corner cycle, that is a q1 minus q2 divided by q1, that is the efficiency, it's also equal to the t1 minus t2 divided by t1। ठीक है, but yeah, keep this very thing in the mind, this is not possible for the irreversible cycle। ठीक है, irreversible process में हम लोग इसको नहीं कर सकते कंसिडर। ओके, but temperature has to be taken in the Kelvin, this is must। so हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे if you consider here heat engine जो है that is a reversible heat engine। ठीक है, producing the work W1 working under the temperature limits T1 T2, its efficiency thermal efficiency is equal to the यहाँ पे जो है that is the W1 minus W2 sorry W1 by Q1 that is equal to Q1 minus Q2, it is equal to the 1 minus हम लोग लिख सकते हैं Q2 डिवाइडेड बाय Q1, क्योंकि Q1 इसको भी डिवाइड है इसको भी डिवाइड है, तो हम मान सकते हैं यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल, ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है, रिवर्सिबल के लिए भी है और इरिवर्सिबल है। अगर अब आप ये कहोगे रिवर्सिबल की कैसे हम लिख सकते हैं एफिशिएंसी, भाई इरिवर्सिबल की भी अगर रिवर्सिबल की एफिशिएंसी है तो इरिवर्सिबल की भी वही एफिशिएंसी होगी, मतलब वैसे ही डिटरमाइन होगी। ओके गाइस, सो अब ये है कि when we write, अगर इसको कन्वर्ट करना है in terms of temperature, when you are writing the thermal efficiency in terms of like this 1 minus T2 by T1, ठीक है, instead of Q2 by Q1। ठीक, but this is here you are considering actually the reversible cycle। so for the reversible heat engine it is only मतलब कि ये जो ये वाली इक्वेशन इट्स only valid for the reversible heat engine। okay, moving ahead now इसी तरह हमारे पास है रेफ्रिजरेटर। नाउ रेफ्रिजरेटर का हम क्या कंसिडर करते हैं? फॉर द रेफ्रिजरेटर व्हाट we have to find out the coefficient of performance। coefficient of performance क्या है? desired effect किस पे होता है? desired पे लोअर टेम्परेचर पे, डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, क्या है वर्क इनपुट? Wn, वो किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू द Q1 minus Q2 वर्क इनपुट। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये वो पॉइंट वैलिड है, दिस इज Q1 by Q2। अब ये रिवर्सिबल के लिए भी यही फॉर्मूला है और इरिवर्सिबल के लिए भी, बट व्हेन यू आर कन्वर्टिंग दिस Q into the temperature, so it is only valid, this equation is only valid for the reversible refrigerator। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अब ना यहाँ पे जो है all the three for the same is for the heat pump के लिए भी वही है। so अगर if you are writing here for reversible और irreversible के लिए thermal efficiency is equal to 1 minus Q और divided by QS, heat rejected divided by heat supply। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर का हमने कॉप देना है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। ठीक है, इसी तरह हीट पंप का भी जो है कॉप देना है, दैट इज COP, उसको हम मानते हैं Q1 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। ठीक है,
But when you are considering the reversible only, then you can convert the things into in terms of the temperature. Okay, और कॉप रेफ्रिजरेटर का ये बनेगा और जो है हीट पंप का ये बनेगा. Okay, now, now the next term in this is the Clausius inequality. Okay guys, तो Clausius inequality क्या कहता है? It says that the reversible cyclic integral of dou q. What is the dou q? That is an inexact function. अगर मैं उसका रेशो लेता हूँ, एक फैक्टर ले लेता हूँ डिवाइडेड बाय t, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कहते हैं कि दैट इज दी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जीरो. अब लेस देन जीरो हो या इक्वल टू जीरो हो, और किसके लिए लेस देन जीरो है और किसके लिए इक्वल टू जीरो है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज क्लासेस इनइक्वालिटी. ठीक है, अब ये जो है इट टेल्स अस दी नेचर ऑफ द साइकिल. ठीक है, अब यहाँ पे क्या नेचर ऑफ द साइकिल, इफ यू आर राइटिंग डो क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी इज लेस देन जीरो, देन इट इज एन इरिवर्सिबल साइकिल. ठीक है, इफ इट इज इक्वल टू जीरो देन इज ए रिवर्सिबल साइकिल. ठीक है, अब ये भी है कि इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो देन इट इज एन इम्पॉसिबल साइकिल, साइकिल पॉसिबल ही नहीं. ठीक है, ओके. So there is no clauses statement. One more thing, for the process clauses statement नहीं है. ठीक है, okay guys. अब ये है कि there is clauses statement can be for the cycle. ठीक है, for the process there is no clauses statement. अब nature of the process कैसे determine होता है, क्या है वो उसका nature, that is determined by the next term that's called as an entropy. Okay guys, now consider we have a cycle. ठीक है, ये एक साइक्लिक जिसमें कि तीन प्रोसेसेस हम मान रहे हैं. ठीक है, फ्रॉम 1 to 2, देन 2 to 3 एंड 3 to 1. ओके, सो हम लोग मान रहे हैं एक फैक्टर. अब ये भी है कि जस्ट कंसिडर दिस वेरी थिंग कि जो ये फैक्टर यहाँ पे है डो क्यू बाय टी, दैट गिव्स अस द एनट्रोपी. आई विल मेक इट एक्सप्लेन व्हाट द एनट्रोपी इज. एक्चुअली यहाँ से जो है एनट्रोपी की जो है एरिया स्टार्ट होता है, because we are now moving towards the third law of thermodynamics. So far we are dealing the second law of thermodynamics जिसमें क्या हमने कार्नोट साइकिल, कार्नोट थॉर्म, रिवर्सिबल हीट एफिशिएंसी, इरिवर्सिबल हीट एफिशिएंसी को देखा और केपी स्टेटमेंट को देखा, उनकी इक्विवेलेंस देखी. आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू डू द एंट्रोपी. ठीक है, I think I'm going to do it in the next topic in the next lecture, so I should stop this very thing here. ठीक है, in the next we are going to do the entropy, okay, and the third law of thermodynamics. Okay, I thank you very much.